टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्णा सभी को। HPSC PGT परी स्क्रीनिंग के लिए +2 की NCERT स्टार्ट कर रखी है, तो उसका आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे और उसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इसमें हम दीपक की गाइड और मॉडर्न की गाइड दोनों +2 की है और इन दोनों की मिला के लगभग 300 के अराउंड क्वेश्चन करने वाले हैं MCQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कुरु जनपद की राजधानी का क्या नाम था? तो इसकी राजधानी का नाम था इंद्रप्रस्थ। बिंबिसार किस जनपद का सुप्रसिद्ध शासक था? तो ये मगध का शासक था। अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा थी। कौन सी थी? चंपा। प्रद्योत किस जनपद का शासक था? तो प्रद्योत था अवंती का शासक, चंड प्रद्योत। कौटिल्य कहाँ के रहने वाले थे? ये रामग्राम के रहने वाले थे कौटिल्य। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का संस्थापक माना जाता है? तो नंद वंश का संस्थापक माना जाता है महापद्म नंद। आंसर आएगा महापद्म नंद। नेक्स्ट है साम्राज्य के रूप में मगध का उत्थान आरंभ हुआ, तो ये बिंबिसार के शासनकाल से ही आरंभ हुआ माना जाता है। मगध शासक बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विजय कौन सी मानी जाती है? मगध विजय ही इनकी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन सा होता है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। अशोक के समय का प्रसिद्ध स्तूप कौन सा था? सांची का स्तूप अशोक के समय में से प्रसिद्ध था। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो धम्म महामात्र इन्हें कहा जाता था। श्रीनगर और ललिता पाटन नामक नगरों की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो श्रीनगर और ललिता पाटन नामक नगरों की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन जो है वो कहाँ पे हुआ? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध कब लड़ा जाता है? तो ये लड़ा जाता है 261 ईस्वी पूर्व में। और मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसका टाइम पीरियड है 302 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। 302 से 298। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की है? तो संस्कृत भाषा में है ये। और मौर्य काल में गोचरन या चरागा भूमि की व्यवस्था करने वाला क्या कहलाता था? मौर्य काल में कहलाता था विविता अध्यक्ष। क्या कहलाता था? विविता अध्यक्ष। फिर आ गया बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था ग्रीक राजदूत डायमेक्स आया है। कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में स्त्री गुप्तचरों में हुआ करती थी, तो ये सभी हुआ करती थी, शिल्पकारिका भी, भिक्षुणी भी और वेश्या भी। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था। किसमें विभक्त था? 5 प्रांतों में विभक्त था। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है? तो ये ग्राम मानी जाती है सबसे छोटी इकाई। फिर उड़ीसा का वह स्थान जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो वो है जोगढ़। और अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताया गया है। किसने बताया है? कल्हण ने बताया है। किसने? कल्हण ने, कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक। अशोक का 13वां शिलालेख हमें कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये धौली से प्राप्त होता है 13वां शिलालेख। फिर आ गया पाषाण स्तंभ का ऊपरी भाग जो राष्ट्रीय चिन्ह के लिए प्रयोग किया जाता था, ये है सारनाथ का। कहाँ का है? सारनाथ का। सातवाहनों की राजभाषा कौन सी होती थी? प्राकृत होती थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने स्वामी की, महाराज की और राजराज की। स्वामी की, महाराज की और राजराज की। उपयुक्त सभी आंसर आएंगे। सातवाहन काल में नगरों की जलापूर्ति का प्रबंध करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था इनको पहारक। सातवाहन काल में नगरों में जल आपूर्ति का प्रबंध करने वाले अधिकारी को। फिर श्रेणी धर्म क्या था? श्रेणी धर्म था व्यापारिक निगम था। सातवाहन काल में व्यवसायिक संघ की अलग अलग श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र कौन सा होता था? तो कला का प्रमुख केंद्र था मथुरा। कुषाण काल में कुषाणों की भारत की किस शक्ति ने हराया? कुषाणों को किस शक्ति ने हराया भारत की? तो गुप्त शासकों ने ही हराया था। फिरोजपुर किस शासक की राजधानी थी? तो ये कनिष्क की राजधानी थी फिरोजपुर। चरक संहिता में क्या वर्णन है? चरक संहिता में भारतीय जड़ी बूटियों का वर्णन हमें मिलता है। और भारतीय व यूनानी कला का मिश्रण कौन सी है? गांधार कला है। फिर है संगम किस भाषा में है? तो संगम जो है वो संस्कृत भाषा में है। संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जी सभा। फिर है तमिल संगम जो है वो कवियों की सभा ये थी। तमिल संगम क्या है?
ये होती है कवियों की सभा। फिर प्रथम संगम कहाँ पे होता है? प्रथम संगम होता है जी मदुरा में। फिर कहता है तोल्कापियम किस संगम का ग्रंथ है? तो ये दूसरा, जब दूसरी संगम संगीति होती है तो उसमें है तोल्कापियम ग्रंथ रचा जाता है। संक्षिप्त वेद किसको कहा जाता है? तो संक्षिप्त वेद कहा जाता है तिरुकुराल को। फिर आ गया वनीगर कहते हैं व्यापारी को कहते हैं वनीगर। माँ और वेली क्या होते थे? पैदल और हस्ती सेना। जो पैदल होती थी वो तो होती थी माँ और वेली होती थी हस्ती सेना। यहाँ ये गलत है, ये पैदल व हस्ती सेना नहीं होती थी, भूमि का माप होता था। माँ और वेली भूमि के माप होते थे। फिर आगे एनाडी की उपाधि किसे दी जाती थी? एनाडी की उपाधि दी जाती थी योद्धाओं को। संगम काल में अवनम किसे कहते थे? तो नगर में बाजारों को क्या कहा जाता था? अवनम कहा जाता था। फिर शकों को पराजित करने वाला गुप्त सम्राट कौन था? तो शकों को पराजित करने वाला था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में कला विद्या और व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उज्जैन था। कला विद्या और व्यापार का प्रमुख केंद्र उज्जैन था। मुद्रा राक्षस किस प्रकार का नाटक है? तो मुद्रा राक्षस है ऐतिहासिक नाटक। गुप्त वंश के पतन का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो सैनिक दुर्बलता भी थी, हूणों का आक्रमण और स्कंदगुप्त के अयोग्य उत्तराधिकारी। तो ये सभी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है महाजनपदों के शासक जो है वो किसानों से उनकी उपज का लगभग 1/6 हिस्सा कर के रूप में लेने लगे थे। यह कर क्या कहा जाता था? तो यह कर कहा जाता था भाग। फिर आ गया कि अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी है? तो ये है टोटल 44। नेक्स्ट है कि उत्तर पश्चिमी भारत में लगवाए गए अभिलेखों में अशोक ने किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर पश्चिम जो अभिलेख है उसमें है क्रोष्टी लिपि। फिर है 16 महाजनपदों का उदय हुआ बुद्ध युग में उदय होता है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख जो है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो कलिंग विजय का 13वें अभिलेख में मिलता है। और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है, यानी कि राजा की भलाई है, ये किसने कहा था? ये कौटिल्य के कहे हुए शब्द हैं। फिर कहते हैं मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में मेहमान बनकर रहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 महाजनपद। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता किसने पाई थी? जेम्स प्रिंसप ने पाई। और प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी अशोक ने। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। फिर आ गया कि प्रिंसिप अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफल हुआ। कब सफल हुआ? 1938 या 1937, कहीं कहीं 37 भी लिखा आता है, 1938 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सोने की खानों के लिए कौन सा जो प्रदेश है वो महत्वपूर्ण था? तो ये स्वर्णगिरी था। और प्रभावती किस गुप्त शासक की पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से कृषि उपज बढ़ाने का तरीका क्या था? तो सिंचाई को बढ़ावा देना, धान का रोपण, लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग होना, ये सभी जो है वो कृषि उपज को बढ़ावा बढ़ाने का तरीका था। धम्म का संदेश देने वाला था अशोक। नेक्स्ट है कि शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। और धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारी नियुक्त करने वाला कौन था? तो अशोक ने किए थे। फिर आगे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों का चलन कब आरंभ हुआ? तो सर्वप्रथम सिक्कों का चलन 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के लगभग आरंभ हुआ। 5वीं सदी के ईस्वी पूर्व के लगभग। जनपद शब्द का क्या अर्थ है? जनपद शब्द का अर्थ है जहाँ लोगों ने अपना पाँव रखा, अर्थात जहाँ बस गए। गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। और मुद्रा पंचमारक सिक्कों का आकार कैसा होता था? पंचमारक सिक्कों का आकार होता था आयताकार या वृत्ताकार होता था। नेक्स्ट है पंचमार्क सिक्कों का आकार आयताकार वृत्ताकार होता था। जातक क्या है? जातक महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जातकों की संख्या कितनी है? जातकों की संख्या 549 है। और पेरीप्लस में का क्या अर्थ होता है? पेरीप्लस का अर्थ होता है समुद्र की यात्रा। फिर है प्रतिवेदक कौन थे? प्रतिवेदक अशोक के काल में रिपोर्टर थे। इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी डीसी सरकार की रचना है ये। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ? तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन जो है वो 1784 में होता है। देवनाम पिय नामक किस राजा की उपाधि थी? तो अशोक की थी। ओलिगार्की या समूह शासन किसे कहते हैं? ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता जो है वो पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। राजगाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राजगाह का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का घर। फिर आ गया सुवर्णगिरी या सोने का पहाड़ कहाँ था? तो ये था कर्नाटक में। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ये थी 16। भारत में सबसे अधिक अभिलेख किस शासक के हैं? तो सबसे अधिक अभिलेख अशोक के हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन जाता है? तो ये बन जाता है
छठी शताब्दी से चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध जो है वो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन जाता है। अपनी सोने की खानों के कारण कौन सा स्थान जो है वो उपयोगी था, तो स्वर्णगिरी उपयोगी था। अशोक ने धम्म प्रचार में कौन कौन से जो है वो विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे, तो धम्म महामातर नामक विशेष अधिकारी इन्होंने नियुक्त किए थे। भारत के सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ का नाम बताइए, तो सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। नाम क्या है? मनुस्मृति। भारत में आधुनिक भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल लिपि कौन सी है, तो इसमें मूल लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। लिच्छवी दोहित्र कौन था? लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त था। गुप्तकालीन धातु कला का उत्कृष्ट नमूना कौन सा है, तो उत्कृष्ट नमूना है मेहरौली का लौह स्तंभ। फिर है कि गुप्त काल की राजभाषा क्या थी, तो गुप्त काल की राजभाषा संस्कृत थी। गुप्त काल का महान खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ कौन थे, तो आर्यभट्ट थे। और छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कितने महाजनपद थे, किन्हीं चारों के नाम। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में टोटल 16 महाजनपद थे। और तक्षशिला किस जनपद की राजधानी थी, तो तक्षशिला गांधार जनपद की राजधानी थी। बिंबिसार तथा अजातशत्रु जो है वो किस महाजनपद के दो प्रसिद्ध शासक हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु मगध जनपद के प्रसिद्ध शासक थे। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में राजगृह किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये थी मगध महाजनपद की राजधानी थी। मगध के किस शासक ने अवंती महाजनपद को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया, शिशुनाग ने अवंती को मगध में सम्मिलित किया था। घनानंद जो है वो किस वंश के अंतिम शासक थे, तो घनानंद जो है वो मगध के नंद वंश के जो है वो अंतिम शासक थे। फिर है मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो इनकी राजधानी थी विराटनगर। अब हम करते हैं जो मॉडर्न गाइड है +2 की, उसमें से क्वेश्चन। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे, तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में थे टोटल 16 महाजनपद। महाजनपद से क्या भाव है, महाजनपद से आशय है विशाल राज्य। फिर कहता है कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्र नहीं था, तो मल जो है वो स्वतंत्र नहीं था। राजतंत्र, सॉरी मैं स्वतंत्र बोल गई, राजतंत्र। ये मल जो है वो ये गणतंत्र थे। नेक्स्ट है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणतंत्र राज्य था, तो मल था, गणतंत्र था मल। पांचाल, अंग, ये पांचाल और अंग है ना, ये बाद में बन जाते हैं, स्टार्टिंग में ये राजतंत्र ही होते हैं। तो ये उपरोक्त सभी आएंगे, इनका मल भी, पांचाल भी और अंग भी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आरंभ में शक्तिशाली था, आरंभ में शक्तिशाली था काशी, और बाद में जो है वो इनका महत्व कम हो जाता है। काशी जनपद की राजधानी का क्या नाम था, तो काशी जनपद की राजधानी का नाम था वाराणसी। और कौशल जनपद की राजधानी का क्या नाम था, तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और कौशल जनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो प्रसेनजित, कौशल नरेश प्रसेनजित था। चंपा किस जनपद की राजधानी थी, चंपा राजधानी थी अंग की। और वज्जी संघ की राजधानी का क्या नाम था, वज्जी संघ की वैशाली। कुशीनगर किस जनपद की राजधानी थी, तो कुशीनगर थी मल की राजधानी कुशीनगर। और कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ जो है वो कुरु की राजधानी थी। अंग जनपद की राजधानी चंपा। नेक्स्ट है कौशाम्बी किस जनपद की राजधानी थी, तो कौशाम्बी थी वत्स की। और कुरु जनपद की राजधानी क्या थी, तो कुरु की थी इंद्रप्रस्थ राजधानी। चंड प्रद्योत महासेन का संबंध किस महाजनपद से था, तो चंड प्रद्योत का संबंध था इसमें से अवंती से, अवंती शासक चंड प्रद्योत। अवंती गणराज्य की राजधानी का क्या नाम था, अवंती की राजधानी उज्जैन। और तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी, तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गांधार का शक्तिशाली शासक कौन था, तो पुरुषाती था। और छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद शक्तिशाली नहीं था, मगध था, अवंती था, कौशल था, अंग नहीं था। नेक्स्ट है छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सर्वाधिक शक्तिशाली बना, तो ये सर्वाधिक शक्तिशाली बना था मगध। और बिंबिसार कहाँ का शासक था, मगध का ही था। बिंबिसार का संबंध किस महाजनपद से था, तो ये था मगध से। और बिंबिसार जो है वो मगध का शासक कब बनता है, 544 ईस्वी पूर्व से 492। फिर कहता है कि मगध की आरंभिक राजधानी का क्या नाम था, तो मगध की आरंभिक राजधानी का नाम राजगाह या राजगृह था। बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारी के साथ विवाह के कारण अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था, तो ये थी कौशल देवी। और ये लिच्छवी नरेश की बहन वो थी, लिच्छवी वंश की थी ये कौशल देवी। फिर है बिंबिसार की कौन सी रानी लिच्छवी वंश से संबंधित थी, आ गया क्वेश्चन, ये थी कौशल देवी। बिंबिसार के समय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो गलत है। इन्होंने 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उन्होंने लिच्छवी वंश की रानी चेलना नहीं थी, यहाँ पे कौशल थी से विवाह करके दहेज के रूप में काशी को प्राप्त किया, तो ये गलत है।
उसने राजगाह यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, ये भी सही है। और उसने जो है वो उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या की थी, ये भी सही है। बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंबिसार का उत्तराधिकारी था अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने मगध का सिंहासन कैसे प्राप्त किया? अपने पिता की हत्या करके। अजातशत्रु का निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लंबा संघर्ष चलता है? तो दहेज में जो काशी का प्रदेश मिलता है उसके कारण जो है वो आपस में लंबा संघर्ष चलता है। किस किस के बीच में? कौशल और जो अजातशत्रु है मगध के बीच में। फिर कहता है मगध और कौशल राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रदेश के कारण लंबा संघर्ष चलता है? तो ये चलता है काशी के कारण। फिर अजातशत्रु को वैशाली को नष्ट करने में कितना समय लगता है? तो ये 16 वर्ष का हमें समय उनको अजातशत्रु को समय लगता है। किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई? तो किस शासक ने बनाई थी? उदयन ने बनाई थी। फिर है नंद वंश का जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? नंद वंश का था महापद्मनंद। महापद्मनंद के शासक संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? सबसे पहले उन्होंने नंद वंश की स्थापना की, उन्होंने कलिंग पर अधिकार किया और उन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की, तो ये गलत है। सम्राट की उपाधि उन्होंने धारण नहीं की थी। और उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया, ये सही है। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। नेक्स्ट है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र निम्न में से किस नदी के संगम पर स्थित था? तो ये था उपरोक्त सभी, गंडक नदी, गंगा और सोन नदी। फिर है मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का क्या कारण था? मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का लोहे के विशाल भंडार थे, भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, विशाल शक्तिशाली सेना थी, तो उपरोक्त सभी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मौर्य युग का एक स्रोत माना जाता है? तो उपरोक्त सभी को माना जाता है। इंडिका भी है, अर्थशास्त्र भी है और मुद्रा राक्षस भी है। मेगस्थनीज जो है वो कौन था? मेगस्थनीज था एक यूनानी राजदूत था। और मेगस्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो मेगस्थनीज रहने वाला था यूनान का। फिर है मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में एक यूनानी राजदूत के तौर पर आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किस यूनानी शासक ने मेगस्थनीज को एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। नेक्स्ट है कि इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज है। और मेगस्थनीज की प्रसिद्ध रचना थी इंडिका। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ है, ये ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में प्रमुखतः वर्णन करता है, किसका वर्णन करता है? राजनीति का। और मुद्रा राक्षस का लेखक कौन माना जाता है? मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाखदत्त। फिर है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? कौटिल्य या चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पर बैठे? तो ये 321 ईस्वी पूर्व में बैठे, 321 ईस्वी पूर्व में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर कब विजय प्राप्त की? तो पंजाब पर विजय प्राप्त की दूसरे साल 322 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय कौन सी मानी जाती है? तो ये विजय थी मगध की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के किस शासक को पराजित किया था? तो मगध के शासक घनानंद को जो है वो उन्होंने, नंद शासक थे घनानंद, इनको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ युद्ध कब होता है? तो युद्ध होता है इनका 305 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को अब निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश प्राप्त किया था? सेल्यूकस से प्राप्त किए थे कांधार, काबुल और बलूचिस्तान, सभी प्राप्त किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब होती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है 298 में, 298 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। बिंदुसार मगध के सिंहासन पर कब बैठता है? तो 298 ईस्वी पूर्व में। मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक था अशोक। अशोक मगध के सिंहासन पर कब बैठता है? अशोक जो है वो मगध के सिंहासन पर 273 ईस्वी पूर्व में बैठता है। कलिंग का युद्ध जो है वो कब होता है? तो कलिंग का युद्ध होता है 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग के युद्ध के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? अशोक ने कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईस्वी पूर्व लड़ा था, ये सही है। इस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे जाते हैं और इस युद्ध में जो है वो, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक के लिए अन्य विजयों का मार्ग जो है वो सुगम हो गया, ये गलत है। अन्य विजयों का मार्ग सुगम हो गया क्योंकि इसके बाद तो उन्होंने छोड़ दिया था युद्ध वगैरह करना। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, ये भी राइट है। कलिंग के युद्ध का जो है वो क्या महत्वपूर्ण परिणाम निकला? तो महत्वपूर्ण परिणाम निकले कि उन्होंने युद्धों को सदैव के लिए त्याग दिया और उन्होंने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति को अपनाया। अशोक ने अपना जीवन जो है वो लोक भलाई में लगा दिया और उपरोक्त सभी इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो मौर्य जो है वो साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। अशोक द्वारा मौर्य साम्राज्य में जो प्रांत सम्मिलित किए गए वो कौन से थे? तो वो था कलिंग।
फिर है अशोक ने किसे कलिंग की राजधानी जो है वो घोषित की, तो तोसली को की थी। मौर्य शासनकाल में प्रांत का मुखिया क्या कहलाता था, तो प्रांत का मुखिया कहलाता था कुमार। अब प्रशासन से यहाँ से क्वेश्चन आने लगे हैं, कुमार था। और मौर्य शासनकाल में राजुक का क्या कार्य होता था, राजुक का क्या कार्य होता था, वह भूमि का सर्वेक्षण करके भू राजस्व निर्धारित करता था। नेक्स्ट है मौर्य शासनकाल में नगरों की देखभाल के लिए कितनी समितियां जो है वो बनाई गई थी, तो 6 समितियां बनाई गई थी। 6 समितियां बनाई गई थी। मौर्य शासनकाल में गांव का मुखिया क्या कहलाता था, तो गांव का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। मौर्य शासनकाल में किसानों से ली जाने वाली भू राजस्व की दर क्या थी, तो 1/6 से लेकर के 1/4 थी। फिर है कि मौर्य शासनकाल में समाहर्ता का क्या कार्य होता था, वह राज्य का प्रधान कोषाध्यक्ष होता था, समाहर्ता कोषाध्यक्ष। निम्नलिखित अशोक ने धर्म का प्रचलन क्यों किया, प्रचलन, तो इसने किया था मौर्य साम्राज्य में एकता लाने के लिए और समृद्धि के लिए। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए, धर्म महामात्र नियुक्त किए थे इन्होंने। और अशोक के धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था, तो उनका प्रमुख सिद्धांत था बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, धार्मिक सहनशीलता, उपरोक्त सभी। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पग उठाया, तो उन्होंने अशोक ने धर्म के सिद्धांतों को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाया, ये सही है। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, ये भी सही है। और अशोक ने धर्म के सिद्धांतों को शिलालेख एवं स्तंभों पर अंकित कराया, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या पग उठाए, तो अशोक ने उठाए भी अपने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की 3री महासभा का आयोजन किया। उसने राज्य में जो है वो अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म में से संबंधित 3री महासभा का आयोजन जो है वो कहाँ किया, तो 3री महासभा पाटलिपुत्र में। अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की 3री महासभा का आयोजन कब किया, तो कब किया था, 251 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने प्रचारक निम्नलिखित में से किस देश में नहीं भेजे, श्रीलंका में भेजे, चीन में भेजे, बर्मा में चीन में नहीं भेजे, बर्मा में भेजे थे और मिस्र में भी भेजे थे। नेक्स्ट है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी किस पुत्री को भेजा था, तो संघमित्रा को भेजा था। क्या नाम है उनका, संघमित्रा। अशोक के अभिलेख किस देश के साथ मिलते जुलते हैं, तो ये ईरान के साथ। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है, देवनाम पिय। देवनाम पिय किस राजा की उपाधि है, अशोक की है। अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी, तो यह ब्राह्मी थी। अशोक के अभिलेख जो है वो निम्नलिखित में से किस बात पर प्रकाश डालते हैं, तो धर्म के सिद्धांत, अशोक के व्यक्तिगत जीवन, जन कल्याण के कार्य, ये सारे उपरोक्त सभी आंसर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 1838 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, तो जेम्स प्रिंसप ने। अशोक को प्राचीन भारत का एक महान सम्राट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, उसने एक उच्च कोटि का प्रशासन लागू किया और उसने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए प्रशंसनीय योगदान भी दिया। तो उपरोक्त सभी इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अशोक की मृत्यु कब हुई, तो अशोक की मृत्यु हुई 232 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है मौर्य काल के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं थी, तो इसमें थी मौर्य काल में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, मौर्य काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी, मौर्य काल में लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे। तो इसका जो है वो मौर्य काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, तो ये आ जाएगा राइट आंसर। मौर्य काल में स्त्रियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो गलत है। उस समय लड़कियों के जन्म को अच्छा नहीं समझा जाता था और उस समय लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया, ये गलत है। स्त्रियों को पति से तलाक लेने का अधिकार था, ये सही है। और स्त्रियां जो है वो राजा के अंगरक्षक के तौर पर कार्य करती थी, ये भी सही है। मौर्य काल के लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या होता था, तो प्रमुख साधन था त्योहार, जुआ, नृत्य, संगीत, सभी थे। फिर है मौर्य काल के लोग जो है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, तो ये पहनते थे रेशमी, सूती, ऊनी, सभी प्रकार के। और मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था, तो गांधार नहीं था, बाकी सभी थे। उच्च शिक्षा के केंद्र उज्जैन था, तक्षशिला था, बनारस था। मौर्य काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय कौन सा था, कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, तो कृषि था इनका प्रमुख व्यवसाय। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो मौर्य काल की सबसे प्रमुख फसल नहीं थी, चावल, कपास, चाय, गेहूं। तो इसमें से जो चाय है वो उनकी प्रमुख फसल नहीं थी। मौर्य काल का सर्वाधिक जो है वो प्रसिद्ध उद्योग कौन सा था, तो प्रसिद्ध उद्योग था इनका वस्त्र उद्योग। मौर्य काल में श्रेणी का प्रमुख क्या कहलाता था, श्रेणी का प्रमुख, तो श्रेणी का प्रमुख कहलाता था जेठक। फिर है मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार प्रचलित था, किस देश के साथ, तो ये था मिस्र के साथ भी था, सीरिया के साथ भी, रोम के साथ भी।
मौर्य काल का प्रसिद्ध उच्च शिक्षा केंद्र कौन सा था? तो ये तक्षशिला, उज्जैन, बनारस। दोबारा आ गया है ये क्वेश्चन, सेम सभी आएंगे इसका आंसर। फिर है मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? तो हीरे का निर्यात किया जाता था, मोती का निर्यात किया जाता था, वस्त्र का किया जाता था, लेकिन चाय का निर्यात जो है वो नहीं किया जाता था। मौर्य काल में विदेशों से निम्नलिखित में से किस वस्तु का आयात किया जाता था? आयात किया जाता था सोना, चांदी, मूल्यवान पत्थर, उपरोक्त सभी का। फिर है श्रीनगर और ललिता पाटन नामक नगरों की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी, श्रीनगर और ललिता पाटन। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश के पतन का प्रमुख कारण कौन सा था? ब्राह्मणों का विरोध करना और बौद्ध धर्म का संरक्षण देना, विदेशी आक्रमण। तो ये सभी आ जाएंगे। मौर्य साम्राज्य का जो है वो अंतिम शासक कौन माना जाता है? तो अंतिम था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंत कब होता है? अंत होता है 185 ईस्वी पूर्व में। मौर्य वंश का अंत जो है वो किसने किया था? तो पुष्यमित्र ने किया था। खारवेल किस वंश का शक्तिशाली शासक था? खारवेल था अपने चेदी वंश का। फिर है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सिमुक ने कणव वंश के किस शासक का वध करके जो है वो सिंहासन प्राप्त किया था? सुशर्मन। सातवाहन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? सातवाहन का सर्वाधिक शक्तिशाली था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल क्या था? तो इसका टाइम पीरियड था 106 ईस्वी से 130 ईस्वी। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो क्यों प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था, उसने शकों को पराजित किया था। उसने नाहपान को जो है वो कड़ी पराजय दी और उसने जो है वो एक कुशल प्रशासन की जो है वो स्थापना की थी। तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे। शकों को पराजित किया, नाहपान को पराजय किया और कुशल प्रशासन जो है वो स्थापित किया। किस सातवाहन शासक ने प्रतिष्ठान को राजधानी बनाई? ये याद रखना है, प्रतिष्ठान को राजधानी किसने बनाई थी? तो वशिष्ठी पुत्र श्री पुलवामी ने बनाई थी। पांड्यों की राजधानी क्या नाम है? पांड्यों की राजधानी का नाम है मदुरई। निम्नलिखित में से कौन जो है वो पांड्यों का प्रसिद्ध शासक था? तो ये था नेडुजेलियन। पांड्य शासकों ने निम्नलिखित में से किस रोमन सम्राट के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे? तो ऑगस्टस सीजर ने भेजे थे। ऑगस्टस सीजर ने, पांड्य शासकों ने भेजे थे ऑगस्टस सीजर के दरबार में। चोल राज्य किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो चोल राज्य है पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच में। चोलों की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? चोलों की आरंभिक राजधानी थी उरैयूर। किस चोल शासक ने पुहार को चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया? पुहार को बनाया करिकाल। फिर करिकाल किस वंश का विख्यात शासक था? करिकाल था चोल वंश का। ये है सेनगुटवन जो है वो किस वंश का विख्यात शासक था? तो ये था चेर वंश का था सेनगुटवन। मिनांडर की राजधानी कौन सी थी? मिनांडर की राजधानी थी शाकल। रुद्रदमन किस वंश का शक्तिशाली शासक था? तो ये था शक शासक रुद्रदमन। कुषाण किस जाति से संबंधित था? तो कुषाण था यूची जनजाति का। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कडफिसस प्रथम। कुषाण वंश का अंतिम महान शासक कौन था? अंतिम महान शासक था कनिष्क। अंतिम महान शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो ये नाम था इनका साम्राज्य की राजधानी कनिष्कपुर आएगा शायद। इसमें पुरुषपुर दे रखा है, कमेंट में जरूर बताएं इसका क्या आंसर होगा। कनिष्क की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? तो महत्वपूर्ण विजय थी चीन की विजय। कश्मीर की, मगध की, बंगाल की, चीन की। तो चीन की विजय जो है वो कनिष्क की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। कनिष्क ने चीन में निम्नलिखित में से किस प्रदेश को अधिकार कर लिया था? तो किस प्रदेश पे किया था? यारकंद, काशगार, खोतान, तीनों पे ही अधिकार किए थे। फिर है चौथी बौद्ध सभा किस शासक ने आयोजित की थी? जो चौथी बौद्ध सभा है वो आयोजित की थी कनिष्क ने। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म से संबंधित चौथी महासभा कहाँ बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी जी कश्मीर में। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का निम्नलिखित में से किस देश में प्रचार नहीं हुआ? तो जापान देश में जो है वो प्रचार इनका नहीं हुआ। चीन में भी हुआ, तिब्बत में भी हुआ और श्रीलंका में भी हुआ। फिर है अशोक। दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है। गांधार कला का जन्म और विकास कहाँ होता है? तो कनिष्क के काल में ही होता है। कुषाण काल के में कला का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये था गांधार कला का। फिर आ गया गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्तियाँ किसकी बनाई गई है? तो महात्मा बुद्ध की। किसकी बनाई गई है? महात्मा बुद्ध की। कुषाण काल में कला का मुख्य केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था कुषाण काल में।
और बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचलन किसने किया? तो कनिष्क ने किया महायान शाखा का प्रचलन। फिर है कुषाण राजा क्या कहलाते थे? कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। गुप्त साम्राज्य की राजभाषा कौन सी थी? तो ये थी संस्कृत। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है 275 ईस्वी में। गुप्त संवत कब आरंभ होता है? तो ये होता है 320 या 319 ईस्वी में। गुप्त संवत जो है वो किस शासक द्वारा चलाया गया? तो गुप्त संवत चलाया गया चंद्रगुप्त द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम की रानी कुमार देवी किस वंश से संबंधित थी? तो ये थी लिच्छवी वंश से संबंधित थी। समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इनके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण है इलाहाबाद स्तंभलेख। इलाहाबाद स्तंभलेख के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है हरिशेन। हरिशेन किस राज शासक के राजकवि थे? समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का महाकवि कौन था? तो महाकवि हरिशेन ही थे। समुद्रगुप्त का शासनकाल क्या था? 335 से लेकर 375 ईस्वी। और भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी किसने? तो किसने दी थी? दी थी भाई स्मिथ ने, DAV स्मिथ ने, नहीं DVA स्मिथ ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो समुद्रगुप्त ने ही किया था। समुद्रगुप्त की राजधानी का नाम क्या था? राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र। समुद्रगुप्त की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण था विशाल साम्राज्य की स्थापना करना, सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाना और एक उच्च कोटि के शासन की व्यवस्था करना। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा आंसर। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बनता है? चंद्रगुप्त बनता है। नेक्स्ट है मेहरौली लोह स्तंभ का संबंध किससे है? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय से। यहाँ ये समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी ने बनवाया था। मेहरौली लोह स्तंभ का संबंध इसी से है। चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर कब बैठा? तो ये बैठा 375 ईस्वी में। कुबेर नाग जो है वो कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी। शकों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो शकों को पराजित करने वाला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के किस शासक को पराजित किया था? तो ये किया था रुद्र सिंह तृतीय। याद रखना ये रुद्र सिंह द्वितीय नहीं है, तृतीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो उन्होंने किया मालवा, काठियावाड़, गुजरात, तीनों पे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके निम्नलिखित में से किसकी उपाधि जो है वो धारण की थी? तो उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। सकारी की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे गुप्त साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? उज्जैन को किया था। इंपॉर्टेंट है, किसने जो है वो गुप्त साम्राज्य की राजधानी घोषित की? तो उज्जैन को की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो चीनी यात्री भारत आया, या फिर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्री गुप्त काल में भारत आया? तो ये आया था फायान। फायान किस देश का यात्री था? फायान था चीन का यात्री। और फायान जो है वो भारत कब आता है? तो ये भारत आता है 405 ईस्वी में। और फायान द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है? फो को की है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु कब हो जाती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु हो जाती है 415 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है हूण कौन थे? तो हूण थे मध्य एशिया का एक कबीला। हूणों ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया? 455 ईस्वी में इन्होंने पहली बार आक्रमण किया। और कहते हैं निम्नलिखित में से हूणों का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो प्रसिद्ध नेता था मिहिर कुल। भारत में हूणों की राजधानी कौन सी थी? तो हूणों की राजधानी सियालकोट थी। हूणों को परास्त करने वाला गुप्त सम्राट कौन था? तो हूणों को परास्त करने वाला गुप्त सम्राट था स्कंदगुप्त। और हूण आक्रमणों का प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा? तो इन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन को तीव्र कर दिया और उन्होंने भारतीय कला के अनेक केंद्रों को नष्ट कर दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा। तो ये सभी आ जाएंगे आंसर। फिर है गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो एक तो है सेना की कमजोरी, दूसरा है भी हूणों के आक्रमण, तीसरा है कमजोर उत्तराधिकारी। तो ये सभी इसके रीजन हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त शासक निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करते थे? महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक। तो ये सभी आएंगे आंसर। महाराजाधिराज भी, परमेश्वर भी, परम भट्टारक भी। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री कौन था? तो गुप्त काल में कौन था? संधि विग्राहक था युद्ध एवं शांति मंत्री। गुप्त काल में प्रांत क्या कहलाता था? प्रांत कहलाता था भुक्ति। और गुप्त काल में प्रांत का मुखिया क्या कहलाता था? तो मुखिया कहलाता था उपरिक। फिर है गुप्त काल में गांव का मुखिया क्या कहलाता था? ये प्रांत का मुखिया था उपरिक। और गांव का मुखिया अगर पूछ लिया जाए तो गांव का मुखिया था ग्रामीक। गुप्त काल में सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो है वो क्या था? तो मुख्य स्रोत भू राजस्व था।
भू राजस्व। और गुप्त काल में लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन कौन था? तो रथ दौड़ हो गए, जुआ हो गए, नृत्य संगीत हो गए, सभी आ जाएंगे। गुप्त काल की प्रमुख फसलें कौन सी थी? प्रमुख फसलें थी चावल, गन्ना और गेहूं। किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई? तो मरम्मत करवाई थी इसकी चंद्रगुप्त प्रथम ने। मरम्मत करवाई थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल का प्रसिद्ध उद्योग जो है वो कौन सा था? गुप्त काल का प्रसिद्ध उद्योग तो ये आएगा वस्त्र उद्योग आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र गुप्त काल का प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र नहीं था? तो लाहौर जो है वो केंद्र व्यापारिक केंद्र नहीं था, बाकी सब थे, पाटलिपुत्र भी, उज्जैन भी, बनारस भी। फिर कहता है कि राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी कि जानकारी का हमारा मुख्य प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आएगा जातक। इसकी जानकारी का हमारा प्रमुख स्रोत क्या है? जातक। राजाओं के बारे में प्रजा की क्या सोचती, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जातक से। फिर कहता है राजाओं और प्रजा के मध्य में तनाव का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? राजाओं द्वारा अपनी भू राजस्व की मांग। नेक्स्ट है वेलालार कौन थे? तो वेलालार थे भी जमींदार होते थे, वेलार भी बोलते हैं इनको। फिर है गुप्त काल में अधिकांश अभिलेख जो है वो किस भाषा में है? तो अधिकांश अभिलेख संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट है ब्राह्मणों को जो भूभाग अनुदान में दिया जाता था वो क्या कहलाता था? तो ये अग्रहार कहलाते थे, अग्रहार कहलाता था। इसमें जो ये जमींदार है ना, ये कृषि जमींदार होते थे जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हमें किसके भूदान अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं? तो प्रभावती गुप्त का भूदान अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है और यही प्राप्त हुआ है। प्रभावती गुप्त कौन थी? तो ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। प्रभावती गुप्त पुत्री किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की, अभी पढ़ा है। और मस्तुवन कौन थे? मस्तुवन थे, ये थे व्यापारी थे। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। निम्नलिखित में से किन शासकों ने सर्वप्रथम प्रतिमा एवं नाम के साथ सिक्के जारी किए थे? तो ये जारी किए थे हिंद यूनानी शासकों ने। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? तो ये जारी किए थे कुषाण वंश के शासकों ने। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए? तो सर्वाधिक आ जाए तो गुप्त वंश। फिर है पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। फिर आ गया उचित मिलान करना है। इसमें 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद थे, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली जनपद था। और एक नेक्स्ट है मगध और एक दूसरी साइड है चंद्रगुप्त, कौटिल्य और अशोक। तो इसका मिलान वैसे ही देख लेते हैं कि सबसे पहला है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद थे, तो महाजनपद 16 थे। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध था सबसे शक्तिशाली महाजनपद। नेक्स्ट है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और नेक्स्ट है कौटिल्य जो है वो क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य था, उनका प्रधानमंत्री था। फिर आ गया नेक्स्ट अर्थशास्त्र आएगा इसका कौटिल्य का है अर्थशास्त्र। इंडिका है मेगस्थनीज का। और मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। कलिंग की लड़ाई है वो अशोक ने लड़ी थी। और शक शासक है रुद्रदमन जो है वो शक शासक है। और पुष्यमित्र का आएगा शुंग शासक। और गौतमीपुत्र सातकर्णी आएगा सातवाहन शासक। और गुजरात आएगा सुदर्शन झील जो है वो गुजरात में है। और 13 नंबर पे है कुषाण शासक, तो कुषाण शासक आएगा कनिष्क। और विशाखा दत्त है मुद्रा राक्षस की। और विशाखा दत्त की बुक कौन सी है? मुद्रा राक्षस। और नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है वो हरिशेन द्वारा रचित है। प्रभावती गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। तो ये हो गए अपने सेकंड चैप्टर के जो है वो MCQ सारे, दीपक की गाइड से भी और उसकी गाइड से भी, मॉडर्न की गाइड से भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।